हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और मुझे पता है मैं 2 दिन से गायब था। पहली रीजन तो ये थी कि मेरा तबीयत खराब था, और दूसरी रीजन ये थी कि घर में काम चल रहा है, तो थोड़ा सा अगर ठक ठुक की आवाज है तो प्लीज इग्नोर कर देना। अब आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हम लोग अपने दोनों क्लब्स की जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है और प्रेजेंट जो सिचुएशन पूरी क्रिएट हुई है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, और मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या चल रहा है पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे भी। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना, और बिना टाइम वेस्ट किया आते सीधा मुद्दे पर। तो अगर हम लोग सबसे पहले अपने क्लब की बात करें जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बहुत ज्यादा उधेड़-बुन में फंसी हुई है। उसका रीजन भी है जस्ट बिकॉज ऑफ ओनरशिप का ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है और सास बहू खेल खिलौना वाली जो कहानी चल रही है, उसके कारण मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ज्यादा उधेड़-बुन में है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है और क्यों इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी है मैनचेस्टर यूनाइटेड में ओनरशिप को लेकर। देखो, तुम्हें ये चीज तो ऑलरेडी पता है कि कौन कौन रेस में है। एक तरफ कतरी ओनर्स तो दूसरी तरफ जिम रैटक्लिफ, और एक तरफ एवराम ग्लेजर्स, और पूरे ग्लेजर्स फैमिली जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में कहीं ना कहीं अभी भी अपना प्रॉफिट ढूंढ रही है। बट द थिंग इज, उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर अब क्या प्रेजेंट सिनारियो है। देखो, जिम रैटक्लिफ ने अपनी ये चीज पॉइंट प्रूफ कर दी है कि वो एक ही बिड डालेंगे और उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ने वाले। बट द थिंग इज, सबसे ज्यादा अभी रन में है कतरी ओनर्स, और कतरी ओनर्स ने इस हफ्ते को लास्ट हफ्ता बताया था कि अब वो इसके आगे अपना बिड नहीं बढ़ाएंगे, और 5.8 बिलियन यूरोस की बिड उन्होंने फाइनली डाल दी थी, प्लस 1 बिलियन यूरोस जो भी रेनोवेशन का खर्चा होगा। चाहे वो ओल्ड ट्रैफर्ड की बात करो, चाहे तुम जो यूथ क्लब है उनकी बात करो, जितने भी उनके रेनोवेशन का खर्चा होगा उसमें $1 बिलियन, और जितना भी 5.8 बिलियन यूरोज है वो अवराम और ग्लेजर्स के जितने भी वो भाई हैं उनके पॉकेट में डायरेक्ट जाएगा। तो कतरी ओनर्स ने अपनी ये फाइनल बिड डाल दी। अब इस चीज को समझो कि क्या ये फाइनल बिड इस हफ्ते के बाद चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अब क्या कहानी है कि ये हफ्ता उन्होंने भले ही फाइनल डिसीजन बनाने के लिए दे दिया हो ग्लेजर्स फैमिली को, बट द थिंग इज उन्होंने एक चीज और कंफर्म कर दी है कि इसके बाद अब कतरी ओनर्स भले ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के पीछे ना जाएं, बट उनकी जो ऑफर होगी वो हमेशा टेबल पर रहेगी। और अभी भी वो इस हफ्ते का अगर फ्राइडे एंड भी हो जाएगा तो भी इसके बाद ग्लेजर्स फैमिली इस चीज पर एक्सेप्ट कर सकती है बाद में। बट अब तुम समझो कि इतनी ज्यादा जल्दीबाजी क्यों है और ये आखिर इतना ज्यादा बवाल उठ क्यों रहा है। तो देखो, ये अनसर्टेनिटी अभी बहुत ज्यादा गलत टाइम पर है, बिकॉज अभी हमें सबसे बड़ी जो फोकस करना है वो है टीम रीवैम्प, और हमें बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे चाहिए जो स्क्वाड में हमारे लिए बूस्ट लेकर आए। बट द थिंग इज, उसके लिए हमें जो ट्रांसफर मार्केट है उसमें जल्दी उतरना पड़ेगा, और एनफ टाइम हमें अपने मैनेजर एरिक टेन हैग को देना पड़ेगा ताकि वो ऐसे प्लेयर साइन कर सके जो एक्चुअली हमारी टीम को एक वैल्यू एडिशन दे। बट इतनी जो ज्यादा ओनरशिप की कहानी चल रही है और इतनी जो लेट हो रही है धीरे धीरे, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बेन की तरह काम कर सकती है, बिकॉज एरिक टेन हैग को बहुत ज्यादा जो जितना टाइम चाहिए होता है वो एक मैनेजर को अगर ना मिले तो बहुत ज्यादा ही पैनिक साइनिंग भी हो जाती है कभी कभी, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हमारे लिए जरूरी थे वो हम साइन करने में नाकामयाब रहते हैं। तो दोनों सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब सबसे बड़ी तो तुमने बहुत सारे प्लेयर्स की अभी लिस्ट सुन ली है, जैसे कि मेसन माउंट हो गया, कोवाचिच हो गया, डेक्लान राइस हो गया, या फिर अमराबात हो गया। बहुत लंबी लिस्ट है। तो इन लोग को साइन करने के लिए आखिर तुम्हें टाइम भी तो देना पड़ेगा ना, बिकॉज ये प्लेयर्स एक ही क्लब में के लिए तो बैठेंगे नहीं। उस क्लब के लिए जब ऑफर आएगा ही नहीं टेबल पर तो वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे। जैसे कि अभी तुमने मेसी वाली कहानी देखी, बार्सिलोना के तरफ से आखिर ऑफर नहीं आई, तभी उसने मजबूरी में इंटर मायामी का ऑफर जो था वो एक्सेप्ट करना बेटर समझा। तो ऐसे में जब किसी भी प्लेयर के लिए ऑफर रहेगा ही नहीं, मैं ये हमेशा बोलता हूं, तो वो ऑफर एक्सेप्ट कहां से करेगा। और ऑफर क्रिएट करने के लिए, ऑफर रहने के लिए ऑफर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एनफ टाइम चाहिए जो टीम का मैनेजर है उसको, और उस मैनेजर को टाइम देने के लिए आपको ये ओनरशिप का जो जितना लफड़ा है उसको सॉल्व करना पड़ेगा सही टाइम पर, और यही सही टाइम है।
लेकिन अगर तुम ग्लेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो वो अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड कहीं ना कहीं छोड़ने को तैयार नहीं है। और अगर तुम उस पूरे कहानी को उठाकर देखो ना कि नवंबर में इन्होंने क्या डील आखिर दी थी और क्या न्यूज में आई है, ग्लेजर्स ने अभी तक ये चीज तो कंफर्म कहीं करी ही नहीं है। तुम जितने भी न्यूज़पेपर्स और न्यूज आर्टिकल्स उठाकर देख लो, ग्लेजर्स ने कहीं भी ये चीज कंफर्म नहीं करी है कि उनके माइंड में क्लब बेचना है। उनके माइंड में जब नवंबर में उन्होंने डाली थी ये चीज, तब उनके माइंड में थी क्लब के लिए इन्वेस्टमेंट जनरेट करना, और उसके लिए जिम रैटक्लिफ इज मच बेटर ऑप्शन फॉर देम। बट द थिंग इज, क्योंकि मीडिया ने इतना ज्यादा बवाल बना दिया कतरी ओनर्स का एक्चुअली बहुत ज्यादा मन था मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक्वायर करने का, इसलिए ये इतना सिचुएशन इतना ज्यादा आ गया और कतरी ओनर्स के ऊपर आ गई। बट द थिंग इज, अब इतना तुम समझो, या तो मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकेगी पूरी तरीके से, या तो जोएल अब्राहम ग्लेजर्स अभी भी रहेंगे, जिसका मुझे तो लगता है थोड़ा सा कम ही उम्मीद है। बट ये फालतू का डिले कर रहे हैं, और तुम कहीं ना कहीं देखो तो अब कतरी ओनर्स के हाथ में जा सकता है, जो कि 60-40 अब चांस हो गया है। खैर, इस पूरे मुद्दे पर तुम्हारा क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्लब पर, जो कि है रियल मैड्रिड और पूरी गैलेक्टिकोस की साइनिंग की कहानी। तुम्हें यह चीज समझनी पड़ेगी कि ये समर ट्रांसफर विंडो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो, बिकॉज हमें पूरी की पूरी टीम रिवैम्प करने की जरूरत है। बिकॉज जस्ट लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड भी अब ट्रांजिशन फेज में जा चुकी है, और बहुत सारे प्लेयर्स हमारे पास ऐसे नहीं हैं जो इस टीम में एक पिलर की तरह थे और इस टीम को अभी तक कैरी कर रहे थे। भले ही हमारे पास क्रूज, मॉड्रिच, नाचो हैं अभी भी, लेकिन हमारे पास कोई स्ट्राइकर नहीं है, और बेंजेमा का इस टाइम पर छोड़कर जाना बहुत ज्यादा गलत डिसीजन हो जाएगा रियल मैड्रिड के लिए। बिकॉज द थिंग इज कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए था जो एक्चुअली ब्राहिम डियाज को ग्रूम कर सके इस पूरी प्लेइंग लाइन में। बट द थिंग इज, तुम्हें ये सब मुद्दा अभी नहीं समझना है, तुम्हें समझना है कि जो एम्बापे वाली स्टोरी लाइन है वो कहाँ प्रोसीड कर रही है। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले समझो कि एम्बापे के साथ पूरी स्टोरी लाइन चल क्या रही है, आखिर मुद्दा क्या है एम्बापे वाला। तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि एम्बापे की जो रोमांटिसिज्म है वो थोड़ी रियल मैड्रिड की तरफ ज्यादा है, और क्योंकि रियल मैड्रिड उसकी फेवरेट क्लब है, उसने अपने बाथरूम में भी रियल मैड्रिड के पोस्टर टांग रखे थे, ये सब वो रोमांटिसिज्म की कहानी तुम पूरा जानते हो। बट द थिंग इज, पीएसजी में रुकने का एम्बापे का आखिर दिमाग आया क्यों, और ये सिचुएशन पूरी क्रिएट क्यों हो रही है। तो पीएसजी में रुकने का जो प्रेशर है वो एक्चुअली फ्रेंच गवर्नमेंट से और पीएसजी के बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर्स की देन है। देखो, एम्बापे का पीएसजी में रुकना इस चीज को नहीं दर्शाता है कि वो फ्रेंच टीम को बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है, बट वो इस चीज को दर्शाता है कि फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से उसको कितना ज्यादा इस चीज को लेकर इन्फ्लुएंस है एम्बापे पर, और पैसा कितना ज्यादा मैटर कर रहा है। बट फाइनली एम्बापे ने ये चीज बोल दी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं करेगा पीएसजी के साथ। अब इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो, बिकॉज एम्बापे ने पिछले बार जब रियल मैड्रिड की कहानी हुई थी और रियल मैड्रिड जब एम्बापे को खरीदने के लिए कूदी थी मार्केट में, सबसे बड़ा धोखा तभी हुआ था, बिकॉज तब एम्बापे ने पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया था। अब इस पूरे मुद्दे को समझना, क्योंकि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा, वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ 2024 तक है, और 2024 तक जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा एम्बापे पीएसजी के लिए खेल सकता है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाती है तो वो एक्चुअली एक एज अ फ्री एजेंट पीएसजी को छोड़ेगा। अब तुम इसको एम्बापे के पर्सपेक्टिव से समझो, इसको पीएसजी के पर्सपेक्टिव से समझो, बिकॉज एम्बापे वो चाहता है कि वो पीएसजी में रुके और एज अ फ्री एजेंट जाए, बट पीएसजी ये चीज नहीं चाहती है, और पीएसजी ये चीज चाहती है कि एम्बापे पीएसजी में तब तक न रुके जब तक वो फ्री एजेंट हो जाए। वो एम्बापे को बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं, और वो एक्चुअली चाहते हैं कि वो उस चीज को, उस पूरे फ्रेम में जहां एम्बापे था, उस फ्रेम को वो खत्म करे। अब इस फ्रेम का क्या मतलब है, तो पीएसजी ने ये चीज बहुत समय से सोच रखी थी, या फिर ऐसे कहूं तो नसर अल खिलाफी और लुइस कैंपोस ने ये चीज बहुत समय से सोच रखी थी कि वो एम्बापे सेंट्रिक टीम बनाएंगे पीएसजी को। लेकिन अगर सेंटर ही नहीं रहेगा तो टीम कहां से बनेगी, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और एम्बापे का इस अकस्मात छोड़कर जाना पीएसजी को बहुत बड़ा धक्का दे चुकी है, और इनफैक्ट नसर अल खिलाफी ने यह भी कह दिया था उन्हें एम्बापे से यह चीज उम्मीद नहीं थी। अब इस चीज को समझना कि ये पूरा धक्का आखिर लगा क्यों पीएसजी और लुइस कैंपोस और नसर अल खिलाफी को। तो उनका सिर्फ और सिर्फ यही मानना था कि एम्बापे को वो लॉन्ग टर्म रोक सकते हैं,
और एम्बापे के अकॉर्डिंग एक ऐसी टीम बनाएंगे जो पीएसजी सिर्फ और सिर्फ एम्बापे के नाम से जानी जाएगी। अब एक चीज तुम समझो कि पीएसजी एम्बापे को अपना फेस बना चुकी है पूरे क्लब का। अगर एम्बापे ऐसे सिचुएशन में पीएसजी को छोड़कर जाता है, पीएसजी के स्टॉक्स ऐसे गिरेंगे। तो इसलिए पीएसजी चाहती थी कि एम्बापे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दे, और जो कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल 2026 तक की होगी। बट द थिंग इज कि एम्बापे ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करने से मना कर दिया, लेकिन वो चाहता है कि वो पीएसजी में अभी सीजन भर खेले, यानी कि 2024 में वो एज अ फ्री एजेंट छोड़कर जाए। अब इस चीज को कहानी समझो कि रियल मैड्रिड यहाँ कहाँ से आती है। तो रियल मैड्रिड डेफिनेटली बहुत बड़ी रनर अप है एम्बापे को साइन करने के लिए, और हमारे पास स्ट्राइकर के पोजीशन पे एक ऐसा प्लेयर रिक्वायर्ड है जो एम्बापे की कैटेगरी का हो। भले ही एम्बापे एक लेफ्ट विंगर है, बट वो एक स्ट्राइकर की पर्सपेक्टिव रखता है। और तुमने देखा है वर्ल्ड कप में कि जब एम्बापे एज अ स्ट्राइकर खेला, तब डिडियर डिशैम्प्स ने एक्चुअली गेम चेंज कर दिया था फ्रांस के लिए। तो ये चीज तुम्हें पता है ऑलरेडी कि जो एम्बापे है वो 9 नंबर खेल सकता है। भले ही 9 नंबर की जर्सी पहनकर ना खेले, लेकिन एज अ शैडो स्ट्राइकर जरूर खेल सकता है इस टीम में। तो सबसे बड़ी अब ये मुद्दा आता है कि एम्बापे को साइन करने की पूरी जो लॉजिकल स्ट्रेंथनिंग है और लॉजिकल जो थिंकिंग है वो कहां से आती है। तो अब जो पीएसजी है वो हो सकता है, अब यहां से पीएसजी के लिए दो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। या तो वो एम्बापे को 2024 तक रखते हैं, या तो वो 2023 में ही बेचने की कोशिश करते हैं। अब वो अगर 2024 तक रखते हैं तो डेफिनेटली एम्बापे 2024 में रियल मैड्रिड एज अ फ्री एजेंट ज्वाइन करेगा। बट द थिंग इज पीएसजी ये चीज नहीं चाहती है। पीएसजी से पीएसजी एम्बापे को बेचकर पैसा कमाना चाहती है, और इसलिए हो सकता है डेफिनेटली 2023 में तुम्हें एम्बापे पीएसजी छोड़ता हुआ दिखे। और सबसे बड़ी ये चीज है कि पीएसजी इस समर ट्रांसफर विंडो में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस तुम्हें लेते हुए दिख सकती है, जो कि खुद में ही बहुत बड़ी बात है। अगर तुम पीएसजी फैन हो तो मुबारक है भाई, तुम्हारी जो क्लब है उसमें आखिरकार सेल्फ एस्टीम जाग चुकी है और तुम्हें खुश होना चाहिए। खैर, ये था आज का पूरा मुद्दा। इस पर तुम्हारा क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर तुम मुझसे पूछो तो एम्बापे डेफिनेटली रियल मैड्रिड में ही एंड करेगा, चाहे वो आज करे, कल करे, नेक्स्ट सीजन करे, 2025 में करे, 2026 में करे, कभी भी करे, वो रियल मैड्रिड में ही एंड करेगा। तो खैर, इसी के साथ आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स अ बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।